हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और आज हम लोग करने वाले हैं अपना वन शॉट रिवीजन फॉर आवर चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। तो चलो आज की अटेंडेंस लगाओ और फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिवीजन। बच्चों, चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। मतलब कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, और यही बाइंग एंड सेलिंग जब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की जाती है, या मैं कहूं कि अपने ही देश के अंदर की जाती है, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और इसी इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, उसे ही हम यहाँ पर इंटरनल ट्रेड कहते हैं। बट इस इंटरनल ट्रेड के कुछ और भी रूप रंग होते हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चों कि इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या है। मीनिंग में सबसे पहले है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। यानी कि किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज में रहते हुए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जहां पर जो पेमेंट है, या तो पेमेंट की जा रही है या पेमेंट रिसीव की जा रही है अपनी ही होम कंट्री के अंदर। मतलब आप अपनी ही कंट्री में ट्रेड करते हो और जो मनी का मूवमेंट है वो भी हमारे खुद की कंट्री के अंदर ही हो रहा है। एंड वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, और बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ अपने देश की है। गुड्स आर ट्रेडेड आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और जितने भी गुड्स यहाँ पर ट्रेड किए जा रहे हैं या तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या फिर वो हमारा ही कंजप्शन है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब इस इंटरनल ट्रेड की कितनी कैटेगरीज होती है, तो बेटा यहाँ पर आप इस इंटरनल ट्रेड को दो कैटेगरीज में पढ़ोगे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं होलसेल ट्रेड की, तो होलसेल का मतलब क्या होता है? होलसेल, पूरा बेच दो। यानी कि होलसेल ट्रेड कहता है कि हम लोग यहाँ पर डील करेंगे बल्क क्वांटिटीज में, यानी कि लार्ज क्वांटिटीज में। तो देखिए, होलसेल ट्रेड का मतलब होता है purchase and sale of goods in large quantities for the resale or the industrial use। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जहां पर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है बल्क क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में, या तो रीसेल के लिए, यानी कि किसी एक पर्सन ने सामान खरीदा इसीलिए नहीं क्योंकि उसे खुद कंज्यूम करना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आगे जाके अपनी दुकान पर उसी सामान को बेचेगा, या फिर उसने इसीलिए किसी सामान को खरीदा है क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर उस सामान का इस्तेमाल करना है। यानी कि आपका यूज या तो रीसेल है या फिर इंडस्ट्रियल यूज है, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में आप उसको इस्तेमाल करने वाले हो। होलसेलर्स मेनली रिटेलर्स को ही सामान बेचते हैं, फाइनल कंज्यूमर्स को नहीं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टास्क रिलेटेड, जैसे कि ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रमोशन, और तो और मार्केट इंफॉर्मेशन भी कई बार ये हमारे लिए इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, अब ये होलसेलर बहुत 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 प्यारे दोस्त होते हैं अपने मैन्युफैक्चरर के भी और रिटेलर के भी। क्यों? क्योंकि भैया ये सारे लोग ना चेन चेन खेलते हैं। बचपन में खेलते थे ना चेन चेन, बस कुछ इसी तरीके से ये लोग भी करते हैं कि यहाँ बैठा होता है मैन्युफैक्चरर, फिर उसके आगे होता है होलसेलर, होलसेलर के आगे होता है रिटेलर, और रिटेलर के आगे होता है कंज्यूमर। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा होलसेलर है ये बैठा है बीच में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के, और इन्हीं दो लोगों से इसकी बहुत तगड़ी यारी दोस्ती है, और इस यारी दोस्ती में ये बहुत सारी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स को और रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। तो चलो देख लेते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज है। तो सर्विसेज को याद करने के लिए हमने क्या याद किया था? फ्रेंड्स ब्रिंग फैंटास्टिक एनर्जी एंड हैप्पीनेस फॉर श्योर। तो जहां पर पहले एफ से मतलब है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन।
होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर को कहता है कि अरे भाई मैन्युफैक्चरर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बैठे हो, इतने सारे एम्प्लॉयज रख के बैठे हुए हो, इतनी सारी लेबर तुमने अपॉइंट कर ली है, अब तुम्हें लग रहा है डर कि कल को अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, बहुत ही कम ऑर्डर आया, तो ये सारा खर्चा कैसे निकलेगा। तो ऐसे में आपका होलसेलर आपको आके कहता है कि तू चिंता मत कर, ये जितने भी अलग अलग रिटेलर्स बैठे हैं ना मार्केट में, तुम्हें इनके पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें दर दर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं इन सभी के पास जाऊंगा, मेरी इनसे बहुत अच्छी बातचीत है, मैं जाऊंगा, इनसे ऑर्डर्स कलेक्ट करूंगा और इन सभी के छोटे छोटे ऑर्डर्स को कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा ऑर्डर मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सको। और तुम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हें मिलेगा ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि अपने स्केल को बढ़ाने की वजह से तुम्हारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक होलसेलर कहता है कि आपके लिए हम लोग ऑर्डर्स कलेक्ट करेंगे और एक बल्क ऑर्डर आपको मिलेगा, ताकि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सको। दूसरा वो क्या मदद करता है, बियरिंग रिस्क। अब फिर से बेचारा हमारा मैन्युफैक्चरर मासूम सा बैठा है, दुखी सा, कि अब एक बात बताओ, इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके मैं सामान यहीं रखता रहूंगा तो क्या होगा, कल को कोई इसे चुरा कर ले गया, मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट हो गई, या यहाँ पर इसको किसी तरीके का इस पे डैमेज हो गया, तो वो सारा का सारा रिस्क कौन बियर करेगा। तो वहां पर होलसेलर फिर आ जाता है दोस्ती निभाने के लिए कि अरे मैन्युफैक्चरर, क्या छोटी बात करते हो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम सिर्फ सामान को बनाने का है, ये सारे गुड्स को मैं खरीद के लेके जाऊंगा अपने नाम पर, और जब खरीदूंगा मैं तो स्टोर भी इसे मैं ही करूंगा, तो चाहे चोरी हो, आग लग जाए, खराब हो जाए, या मार्केट में प्राइस फॉल हो जाए, ये सारा का सारा रिस्क मेरा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, कितना प्यारा दोस्त है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर फिर कहता है एफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे करूं ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कोई तो बताए। अब होलसेलर फिर आ जाता है, कहता है अरे मैन्युफैक्चरर, तुम भी कैसी छोटी छोटी बातें करते रहते हो, पैसों की जरूरत है, मैं बैठा हूं ना, देखो अगर मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर लाके देता हूं तो मैं तुम्हें एडवांस मनी दे दूंगा, और तो और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे उधार खरीदूंगा ही नहीं सामान, जैसे तुम सामान बना दोगे मैं तुम्हें कैश में पेमेंट कर दूंगा। तो तुम्हारी ये जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है इसे भी मैंने खत्म कर दिया है। तो एक होलसेलर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अपने मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो कैश में खरीदते हैं सामान और कई बार तो लार्ज ऑर्डर्स के लिए एडवांस में पैसा भी दे देते हैं। देखो कितना बढ़िया है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद एक दिन फिर मैन्युफैक्चरर बैठा है उदास कि यार ये कंज्यूमर चाह क्या रहे हमसे, क्या बनाए हम इनके लिए, ऐसा क्या होना चाहिए जो इनको पसंद आए और हम फटाफट से उस चीज को बना ले। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट नॉलेज की कमी थी। तो फिर से आया होलसेलर, कहता है एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, मैं हूं ना। तो यहाँ पर उसने बोला कि आपको जो भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए मैं आपको गाइड करूंगा कस्टमर की प्रेफरेंस के बारे में, और मार्केट में क्या चल रहा है ये सब चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा, तो इसकी भी चिंता मत करना, ठीक है। अब उसके बाद मैन्युफैक्चरर फिर से परेशान हुआ, क्योंकि H4 आया हेल्प इन मार्केटिंग। उसने कहा ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा जाके, बना भी हम लेंगे, रिस्क तो तुमने ले लिया है, पर बटेगा कैसे सामान। उसने कहा फिर वही बात, तुम्हें मैं क्या कह रहा हूं बार बार, तुम्हें सिर्फ सामान को बनाना है, यहाँ पर इस सामान का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग एरियाज में जाके मैं करूंगा, आपको सिर्फ फोकस करना है प्रोडक्शन पे। जैसे कि तो घर पे तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि अरे बच्चों, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है, बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे। तो कुछ इसी तरीके से होलसेलर भी कहता है मैन्युफैक्चरर को कि तुम सिर्फ प्रोडक्शन में ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा होलसेलर, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक ही बार ऑर्डर दे के जाओगे ना बड़ा, हमेशा थोड़ी ना तुम बल्क ऑर्डर्स हमें प्रोवाइड करोगे। एक महीने में तुमने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, बट अगले महीने क्या। तो होलसेलर ने कहा मैंने कब मना किया आपको, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा कॉन्टिन्यूटी में भी, मैं खरीदूंगा गुड्स आपसे रेगुलरली, उसको स्टोर करूंगा ताकि आप कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन करते रहे, आपकी इन मशीनों पे जंग मैं बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, तो चिंता मत करो। और फिर मैन्युफैक्चरर ने कहा देखो हाँ वैसे तुम्हें पता है तुम हमारी बहुत मदद कर रहे हो, पर क्या तुम स्टोरेज फैसिलिटी भी दोगे। तो होलसेलर ने कहा बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी भी दूंगा, आपसे सामान लेकर मैं उसे खुद के वेयर हाउस में रखूंगा, ताकि आपके ऊपर जो स्टोरेज का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये सारी की सारी सर्विसेज एक होलसेलर देता है अपने मैन्युफैक्चरर को। चलो ठीक है, मैन्युफैक्चरर तो खुश होकर अपनी फैक्ट्री चला गया, पर दुकान से उठकर आए कुछ रिटेलर्स, वो कहते हैं अच्छा
इतनी सारी सर्विसेज अपने मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो, अब उसकी कुछ ग्राम्स हमें भी दे दो सर्विस। तो होलसेलर कहता है जाओ तुम भी ले लो ग्राम्स में सर्विस। तो यहाँ पर ग्राम्स में जी से मतलब है ग्रांट ऑफ क्रेडिट, आर से मतलब है रिस्क शेयरिंग, ए होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, एम होता है मार्केटिंग सपोर्ट, और वहीं पे एस होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो अब होलसेलर कहता है रिटेलर को कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो रिटेलर कहता है कि देखो, जिस तरीके से पैसों की समस्या मैन्युफैक्चरर की है, कुछ ऐसी समस्या हमारी भी है। कभी कभी जब तुम सामान लेकर आते हो हमारे पास, तो उसे खरीदने के लिए हमारे पास भी पैसा नहीं होता है। तो होलसेलर ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हो, तो यहाँ पर मैं तुम्हें फैसिलिटी देता हूँ कि अगर तुम मेरे रेगुलर रिटेलर हो जाते हो तो तुम्हें क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी, ताकि तुम इजीली अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को मैनेज कर लो। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर रिटेलर्स कहते हैं रिस्क, वहां तो रिस्क बियर करके आ रहे हो, हमें भी तो रिस्क के रिलेटेड यहाँ पर कुछ बताओ। तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी रिस्क की शेयरिंग चलेगी। ये जो स्टोरेज, थेफ्ट और पुराना हो जाता है ना जो सामान रखा रखा, तो तुम चिंता मत करो, वो सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, यहाँ भी सारा काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब रिटेलर कहते हैं कि देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा हुआ ना कि हमारे कस्टमर को सामान नहीं मिलता है हमारी दुकान पे, तो वो मुंह फुलाकर चले जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ पर हमेशा वेराइटीज और स्टॉक बना रहेगा, इस बात की श्योरिटी मैं देता हूँ। आपके पास जो इन्वेंट्री का बर्डन है वो आपको रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक बार फोन मिलाना, सारा सामान लेकर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो हमेशा गुड्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। उसके बाद रिटेलर कहता है व्हाट अबाउट द मार्केटिंग सपोर्ट। तो उसने कहा उसकी भी टेंशन मत लो, हम यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करेंगे कि कैसे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड आए जो प्रोडक्ट तुम्हारी दुकानों पे रखा हुआ है। तो मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग फंक्शन की भी तुमको टेंशन नहीं लेनी है। और एक और लो, एक और तुम सर्विस ले लो मुझसे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि यहाँ हम तुम्हें क्वालिटी, यूजेस, प्राइसिंग, डिस्प्ले सब कुछ समझा के जाएंगे कि जो भी सामान तुम्हारी दुकान पे रखा हुआ है इसके अंदर क्या है, कैसा है, सारी नॉलेज तुम्हारे साथ हम शेयर करके जाएंगे। तो ये सारी सर्विसेज एक होलसेलर ने दी किसको? अपने रिटेलर्स को। ठीक है, तो यहां तक हो गई बात क्लियर। अब आते हैं बच्चों रिटेल ट्रेड के बारे में। होलसेल ट्रेड तो पढ़ लिया, अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? अब रिटेल ट्रेड का मतलब होता है बेटा, जहां पर हम खरीद तो चलो ठीक है थोड़ी सी बल्क क्वांटिटी में रहे हैं, बट आगे अपने कंज्यूमर को बेचेंगे स्मॉलर क्वांटिटीज में। मान लो एक रिटेलर ने 10 किलो दाल खरीदी, बट एक ये 10 किलो दाल जरूरी नहीं है ना कि एक ही कंज्यूमर खरीद के ले जाए, हो सकता है वो 2 किलो ले जाए, 3 किलो ले जाए। तो कहीं ना कहीं बाइंग तो हो सकता है कि बल्क में हो, बट सेलिंग यहाँ पर डेफिनेटली स्मॉलर क्वांटिटीज में है। ठीक है, तो क्या होता है रिटेल ट्रेड? सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर, और यहाँ पर सीधे के सीधे हम लोग अपने कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं, जहां पर हम बाय इन बल्क करते हैं फ्रॉम द होलसेलर, बट सेल करते हैं इन दी स्मॉलर क्वांटिटीज। और यही फाइनल स्टेज रिप्रेजेंट करती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और अल्टीमेटली अब सामान जा रहा है किसके पास? हमारे कंज्यूमर्स के पास। तो रिटेलर जो है वो आखिरी स्टेज है हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर। अब इसकी भी यारी दोस्ती अगर आप देखें तो दो लोगों से हो रही है। रिटेलर की यारी दोस्ती अपने होलसेलर से तो है ही, बट अपने कंज्यूमर्स के साथ भी है। तो अब बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या सर्विसेज एक रिटेलर देता है अब अपने होलसेलर को और अपने कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका देखो यही निकल कर आता है, सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। अब होलसेलर कहता है ना कि खुद तो तुमने बहुत सारी सर्विस ले ली मुझसे, तुम मुझे क्या सर्विस दोगे ये भी तो बताओ। तो उसने कहा पर्सनल हेल्प इनेबल मार्केट प्रमोशन। क्या बोला? पर्सनल हेल्प इनेबल मार्केट प्रमोशन। जहां पे पर्सनल से मतलब है पर्सनल सेलिंग, हेल्प है हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए, इनेबल है इनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशन, मार्केट है कलेक्ट द मार्केट इंफॉर्मेशन, और प्रमोशन में आता है हेल्प इन प्रमोशन। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सर्विस को समझे तो रिटेलर अपने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कहता है कि देखो अल्टीमेटली सामान तो मुझे ही बेचना है ना कंज्यूमर को। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर रहा है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। एक्चुअल में कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन किसका है? उन्हें समझा कौन रहा है कि ये सामान कैसा है कैसा नहीं है? उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है सामान खरीदने के लिए प्यारी प्यारी बातें करके? हमारा रिटेलर। तो ये जो पर्सनल सेलिंग है ना, कि पर्सनली इंटरेक्ट करना कंज्यूमर्स के साथ, वो रिटेलर ही कर रहा है। तो उसने होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को कहा कि सुनो मैन्युफैक्चरर,
तुम अपनी फैक्ट्री में रहो, और सुनो होलसेलर, तुम अपने गोडाउन्स में रहो, मैं यहाँ पर अपनी दुकान पे बैठ के अपने कस्टमर के साथ डील कर रहा हूँ और उनको सामान बेच रहा हूँ, तुम चिंता मत करना। तो यहाँ पर्सनल सेलिंग हमारी तरफ से है। उसके अलावा यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो भी हमारे तक होगा। तुम होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ने तो सामान बना दिया, होलसेलर को बुलाया, फैक्ट्री से उठवाया, उसके वेयर हाउस में रखवा दिया। होलसेलर अपने वेयर हाउस से सामान उठा के लेकर आया, उसने अलग अलग रिटेलर्स की दुकानों पे रखवा दिया। बट कस्टमर्स तक डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? कस्टमर्स तक तो उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर्स ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि फाइनल कस्टमर्स तक जो सामान है वो हमारा रिटेलर ही दे रहा है। देन यही इनडायरेक्टली लार्ज स्केल ऑपरेशन में मदद कर रहा है ना। ये जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर्स दे रहे हैं, आ कहां से रहे हैं? ये रिटेलर से ही आते हैं। तो रिटेलर्स मदद करते हैं होलसेलर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की कि हम यहाँ पर आपको लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने में मदद करेंगे, क्योंकि हम अपने कस्टमर से यहाँ पर ऑर्डर्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब जब कोई कस्टमर किसी दुकान पर आता है तो चोरी छिपे उनकी बातों को अपने कानों से कौन सुन रहा है? होलसेलर, मैन्युफैक्चरर? ना बाबा, वो सारी बातें सुन रहा है हमारा रिटेलर कि एक कस्टमर को क्या चाहिए, अब वो किसी प्रोडक्ट में क्या डिमांड करता है, तो वो सारे उसके प्रेफरेंस, उसका टेस्ट, वो सारी चीजें, उसकी कंप्लेंट्स भी इवन वो रिटेलर बताता है अपने होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के कान में कि आगे से ध्यान रखना। तो ये मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और तो और थोड़ी बहुत प्रमोशनल एक्टिविटी भी वो आपके लिए कर देता है, क्योंकि आप जो डिस्काउंट देते हो, जो सैंपल्स दे रहे हो, जो स्कीम चला रहे हो, उसे भी यहाँ पर कौन दे रहा है अपने कस्टमर्स को? आपका रिटेलर। ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज दे दी एक रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को। अब हमारे कस्टमर्स आए, कंज्यूमर्स आए, हाँ भाई लड़ाई करनी है क्या और उसकी फोटो खिंचवानी है, तो वॉर पिक में हमें भी थोड़े से फंक्शंस प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर W से मतलब था वाइड सिलेक्शन, A से मतलब है आफ्टर सेल सर्विस, R होता है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, P का मतलब है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, I है इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, और C से है कन्वीनियंस इन बाइंग। अब यहाँ पर रिटेलर कहता है अपने कंज्यूमर्स को कि हमें पता है तुम सारे कंज्यूमर्स बहुत नालायक हो, तुम्हें चाहिए वाइड चॉइस, तुम्हें बहुत सारी सामान चाहिए, तो हम बैठे हैं ना, तुम एक साबुन खरीदने के लिए आते हो ना, हम तुम्हें 10 वैरायटी यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर वाइड सिलेक्शन ऑफर किया जाता है फ्रॉम द रिटेलर कि अलग अलग ब्रांड्स है हमारे पास, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है, आओ जो मर्जी खरीद के लेकर जाओ। उसके बाद वो कहता है कि घर भी चले जाओगे ना सामान लेके, तो भी हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ बना रहेगा, क्योंकि हम तुम्हें दे रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो टेंशन मत लेना, हम तुम्हें यहाँ पर होम डिलीवरी, रिप्लेसमेंट और माइनर रिपेयर वगैरह की भी फैसिलिटी दे देंगे। उसके बाद रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब जब सामान की जरूरत होगी, जब जब मन करेगा ना कोल्ड ड्रिंक पीने का, आना और यहाँ से लेकर जाना, जब जब मन करेगा चॉकलेट खाने का, आना और यहाँ से लेकर चले जाना। तो हमेशा गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हम आपको कराएंगे। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी, कस्टमर आए, कभी हमारे जेब में पैसे नहीं हुए तो मना कर दोगे क्या? तो रिटेलर कहता है कि सुनो, अगर तुम मेरे रेगुलर कस्टमर होगे ना तो कभी कभी उधार भी दे दूंगा, चिंता मत करना, तुम्हारा खाता बना देंगे हम यहाँ पर। तो एक रिटेलर अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे देते हैं। और कभी कभी जब तुम आते हो ना सामान खरीदने के लिए, तो अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कि क्या राजू, कब तक ये पुराना घिसा पिटा शैम्पू इस्तेमाल करते रहोगे? ये देखो ना, मार्केट में नया शैम्पू आया है और सस्ता भी है, इस्तेमाल करके देख लो। तो नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी वही तुम्हें देते हैं, क्योंकि जानबूझ के सामने डिस्प्ले में रखेंगे, तुमसे इंटरेक्ट करेंगे, तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे उसके फीचर और प्राइस के बारे में। और कभी कभी तुम लोग जब परेशान होते हो कि यार बड़ा नहीं खरीदना है, इसका पैकेट, छोटा पैकेट खरीदना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्मॉल क्वांटिटी में ले लो। और हमारे स्टोर्स तो हर जगह अवेलेबल हैं, आपके रेजिडेंशियल कॉलोनीज में ही हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको सामान बेचने के लिए, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हम हाजिर हैं। तो ये थी कुछ सर्विसेज जो एक रिटेलर देता है अपने कंज्यूमर्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये रिटेलर्स कितने तरीके के होते हैं भाई? अब ये रिटेलर्स ना बेटा दो तरीके के होते हैं। कुछ रिटेलर्स तो ऐसे होते हैं जो अपनी जगह फिक्स करके बैठे हैं, हम नहीं हिलेंगे यहाँ से, हम रोज यहीं आके बैठेंगे और अपना बिजनेस चलाएंगे, तुम अपने घरों से उठ के आओगे सामान खरीदने के लिए। और कुछ रिटेलर्स बहुत बढ़िया होते हैं,
गली गली घूम घूम कर एक जगह पर बिजनेस करते ही नहीं है, घूम घूम कर अपना बिजनेस करते हैं, अपनी इन्वेंट्री अपना स्टॉक साथ में लेकर घूमते हैं और तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे डोर स्टेप पर तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा ये जो हमारे रिटेलर्स है ना, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है और जो गली गली घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान अपने साथ लेकर चलते हैं, वो रिटेलर्स हमारे कहलाते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स या आइटिनरेंट रिटेलर्स। ठीक है, तो कौन से होते हैं इटिनरेंट और आइटिनरेंट रिटेलर्स? जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, डेली यूज का सामान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी दुकानें फिक्स नहीं होती। अब ऐसे भी हमारे पास रिटेलर कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के हैं, जिसमें पहला होता है बेटा पैडलर्स एंड हॉकर्स, कि जब तुम्हारी गली से आवाज आ रही होती है ना, आलू ले लो, गोभी ले लो, तो बेटा वो पैडलर और हॉकर ही है। जब वो कहता है सेब ले लो, अनार ले लो, वो भी पैडलर और हॉकर है। और जब वो कहता है खिलौने ले लो, वो भी पैडलर और हॉकर है। तो पैडलर्स और हॉकर्स वो होते हैं जो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। कुछ ना कुछ हैंड कार्ट्स उनके पास होता है, यानी कि उनकी एक रेडी होती है, उनका एक कार्ट होता है, या अपने बाइसिकल पे होते हैं, या अपने कंधों पर सामान को रख लेते हैं, या अपने सर पर सामान को रखकर घूम रहे होते हैं। जैसे कि हमारा कह सकते हो गली गली में अगर कोई आइसक्रीम वाला या टिक्की बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला भी घूम रहा है, तो वो सब पैडलर्स और हॉकर्स होते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सामान कैसा मिलता होगा? थोड़ा सस्ता ही मिलता होगा ना। तो लो वैल्यू होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब ब्रांडेड सामान थोड़ी ना मिलेगा गली में, ठीक है। उसके बाद मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं? मैं एक दिन मंगल बाजार गई तो मैंने देखा वहां राजू सामान बेच रहा था। मैंने कहा अच्छा, राजू यहाँ काम करता है। फिर एक दिन मैं शनि बाजार गई, मैंने देखा राजू वहां भी बैठ के दुकान लगा के बैठा है। मैंने कहा राजू कहाँ कहाँ काम करते हो? तो राजू ने कहा मैम, जिस दिन जहां बाजार लगता है ना, वहीं पे अपना बिजनेस चलाता हूँ। मंडे को सोम बाजार लगाता हूँ, ट्यूसडे को मंगल बाजार, वेंसडे को बुध बाजार, और तो और थर्सडे को भी मैं थर्सडे मार्केट में जाके बैठ जाता हूँ। तो ऐसे जिस दिन भी जहां पे भी जो भी मार्केट लगती है, वहां घूम घूम के अपना बिजनेस कर लेता हूँ। तो मैंने कहा राजू तुम्हें तो एक नाम देना पड़ेगा हमें। तो मैंने कहा राजू तुम हो मार्केट ट्रेडर। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने यहाँ पर दुकान लगाते हो फिक्स डेज पे और अलग अलग लोकेशन पे, और ज्यादातर तुम लोअर इनकम ग्रुप को यहाँ पर सामान देते हो ना। खिलौने बेच रहे हो, छोटे मोटे बर्तन बेच रहे हो, कुछ कपड़े बेच रहे हो, स्टेशनरी का सामान भी बेच रहे हो। तो ये होते हैं बेटा मार्केट ट्रेडर्स, जो अलग अलग दिन पे अलग अलग लोकेशन पे अपना बिजनेस करते हैं। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? अब एक दिन मैं खड़ी हुई थी बस स्टैंड पे और मैंने देखा कि राजू वहां पर खड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक बेच रहा था, साथ में न्यूज़पेपर भी थे। मैंने कहा राजू तुम यहाँ भी आ गए? उसने कहा हाँ, मैंने अपना बिजनेस बदल दिया है। मैंने कहा अच्छा, रोज आते हो यहाँ पे? उसने कहा हाँ, बहुत पॉपुलेशन आती जाती रहती है यहाँ पे, मस्त बिजनेस चल रहा है। तो बेटा यहाँ पर राजू था स्ट्रीट वेंडर, तो जिसे आप पेवमेंट वेंडर्स भी कहते हो, यानी कि वो लोग जो फुटपाथ पर भी अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह बेचना। तो पेवमेंट वेंडर्स जो होते हैं वो बिजी प्लेसेस पर होते हैं, डेली यूटिलिटी आइटम्स वो लोग यहाँ पे बेचते हैं और ज्यादातर अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज नहीं करते, मतलब बहुत जल्दी वहां से नहीं हटते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे चीप जैक्स। अब चीप जैक्स क्या होते हैं? एक दिन मैं अपने घर से निकली, 2 गली घूमी और मैंने देखा कि राजू एक टेबल लगाकर कपड़े प्रेस कर रहा है। उसने घर के बाहर अपना एक स्ट्रक्चर सा बना रखा है और वहां पर कपड़े प्रेस कर रहा है। मैंने कहा राजू यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन सा बिजनेस है? उसने कहा मैम नाउ आई एम अ चीप जैक। मैंने कहा चीप जैक, व्हाट इज दिस? उसने कहा मैम चीप जैक वो होते हैं जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर अपनी टेम्परेरी दुकानें लगा देते हैं, जहां पर वो इसी तरीके का थोड़ा सा बिजनेस करते हैं और बहुत ही कम रेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर चीप जैक्स कौन से होते हैं? जो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, जहाँ पर हो सकता है वो गुड्स बेच रहे हो, कोई रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हो, जैसे कि शूज ठीक करना, वॉच की रिपेयरिंग करना, ये कपड़े प्रेस करना। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये इन सभी का जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं होता। सो आई होप कि आपको ये वाले रिटेलर्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं वो रिटेलर्स जो अपनी अपनी दुकानों पे काम करते हैं। अब दुकानों पे काम करने वाले रिटेलर्स क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, क्योंकि इनकी परमानेंट शॉप है, रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, वेराइटीज बढ़ गई है और कई हद तक हम इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये एक जगह पर फिक्स होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बट इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स तो फिक्स शॉप्स लार्ज रिटेलर्स। अब स्मॉल रिटेलर्स में भी हमारे पास 5 कैटेगरी आती हैं, यानी कि ये भी रिटेलर्स है, आइटिनरेंट रिटेलर्स से थोड़े से बड़े रिटेलर है क्योंकि जगह फिक्स हो गई है, लेकिन इनसे भी बड़े रिटेलर्स होते हैं।
तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो है हमारा जनरल स्टोर, हमारी किराने की दुकान जो सुबह खुल जाती है 9-10 बजे या कई बार 6-7 बजे भी खुल जाती है और रात को 9-10 बजे तक खुली रहती है। इस बीच जब जाओ जो भी तुम्हें सामान लेना है वो खरीद के ले आओ, मतलब कन्वीनियंट आवर्स तक खुली रहती है। उन लाला जी के साथ अच्छी तुम्हारी बातचीत भी हो जाती है और तुम्हारे डेली का जो भी सामान है वो तुम्हें मिल जाता है। और क्योंकि हर महीने राशन वहीं से आता है तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी मिल जाती है। तो जनरल स्टोर्स डेली यूज का सामान बेचते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में होते हैं, उधार भी दे देते हैं और पर्सनल रिलेशनशिप भी यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके कुछ स्पेशलिटी शॉप्स, यानी कि ऐसी दुकानें जो स्पेशल चीज में डील करती है। जैसे कि हम सिर्फ यहाँ पर खिलौने बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, या फिर यहाँ पर मेंस वेयर यानी कि सिर्फ आपको जेंट्स का सामान मिलता है। तो ये वन कैटेगरी में क्योंकि डील करते हैं तो इसलिए इन्हें स्पेशलिटी शॉप्स कहा जाता है और ये सेंट्रल मार्केट्स में जनरली ओपन होती है इनकी दुकानें। बट सिंगल लाइन शॉप्स क्या होती हैं? सिंगल लाइन शॉप्स होती हैं जो एक प्रोडक्ट लाइन में काम करती हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट लाइन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ये उनमें डील करेगी। जैसे कि भले जूतों में डील कर रही हैं लेकिन जूते किसी के भी हो सकते हैं, वो मेन विमेन किड्स किसी के भी हो सकते हैं। तो सिंगल लाइन शॉप्स ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की एक कैटेगरी में डील करती है सिंगल लाइन में, बट उसके सारी वेराइटीज रखेंगे और जो उस ब्रांड्स के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती होंगी उन सभी कैटेगरी को यहाँ पर ये मेंटेन करेंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट लाइन के अंदर थोड़े से ज्यादा गुड्स होते हैं एज कंपेयर टू द स्पेशलिटी शॉप, या मैं कहूँ कि यहाँ से ही एक प्रोडक्ट को पिक करके स्पेशलिटी में डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंस, विमेन और किड्स वेयर तीनों है अगर आपकी जूतों की दुकानें हैं तो, बट उसी में से अगर हमने सिर्फ मेंस वेयर पिक करके यहाँ डाल दिया है तो वो स्पेशलिटी शॉप्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। अब ये क्या होते हैं बेटा? ये स्ट्रीट की क्रॉसिंग्स पे होते हैं, यानी कि जहां पर भी आपको दिख रहा है कि लोगों का यहाँ से आवन जावन है तो उसी जगह पर कॉर्नर्स पे खड़े हो जाएंगे ताकि जैसे ही आप कॉर्नर पे मुड़े आपको ये लोग दिख जाए और आप वहां पर खड़े होकर इनसे सामान खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर भी थोड़े से सस्ते गुड्स मिलते हैं जो इन्होंने भी डायरेक्टली होलसेलर से खरीदे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बेटा सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। ये ऐसी दुकानें हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी रोक रहे हैं, यानी कि जो बड़े हाई इनकम ग्रुप्स है उनको भी अपनी दुकानों पर बुलाते हैं और जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स है उनको भी अपने पास बुलाते हैं। कैसे? सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स के यहाँ पर यूज्ड सामान मिलता है, जैसे कि यूज्ड बुक्स, यूज्ड क्लोथ्स, यूज्ड कार्स, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको कुछ रेयर और एंटीक आइटम्स ही मिलती हैं, जैसे कि रेयर पेंटिंग्स होती हैं, हमारे पास विंटेज कार होती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो जो एंटीक्स है वो हायर इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो बाकी का यूज सामान है वो लोअर और मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स। अब बात करते हैं फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स की, बड़ी बड़ी दुकानें। और सबसे बड़ी दुकान आ गई है, पता है कौन सी? डिपार्टमेंटल स्टोर। तो बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसी दुकान है जहां पर आपको एक ही छत के अंदर बहुत सारा सामान मिलेगा। एक बार दुकान में घुसे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, राशन खरीदना है राशन खरीदो, उसके बाद घर का सामान खरीदना है, बर्तन खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, सब चीजें तुम्हें एक ही जगह पर यहाँ पर मिल रही हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपको ऑफर कर रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया राशन खरीद लो, घर का होम डेकोर खरीद लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो, तो इस तरीके से आपको यहाँ सामान मिल जाता है। अब इस मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला फीचर है कि एक तो आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर फैसिलिटी मिलती है। कैसे? आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलते हैं, ट्रैवल और इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिल रहा है, टेलीफोन बूथ भी है, रेस्ट रूम्स भी है और मैक्सिमम कन्वीनियंस दी जाती है यहाँ पर हायर क्लास कस्टमर को, क्योंकि उनके लिए तो प्राइस मैटर करती नहीं है। और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है बेटा ये मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, तो फीचर्स थोड़े उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद प्राइम सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं, क्योंकि इन्हें हर डायरेक्शन से जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें अपने पास बुलाना है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये चाहते हैं कि इनके पास आए, तो इसलिए सेंट्रली लोकेटेड होते हैं ताकि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर आ सके। उसके अलावा ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लार्ज है, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह मेंटेन किए जाते हैं
और इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं, जैसे कि यहाँ भी मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और मल्टीपल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो इन बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग। यहाँ पर कहीं हद तक आप कह सकते हो कि रिटेलर्स तो हैं ये डेफिनेटली, बट क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह मेंटेन होते हैं, लार्ज एस्टैब्लिशमेंट है, तो कहीं ना कहीं इनको सामान स्टोर करके रखना होता है। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज भी ये लोग यहाँ पर जो है वो ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्टॉक मेंटेन करना है ताकि कस्टमर को सर्विसेज दे पाए। तो ये रिटेलिंग भी कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली कस्टमर को सामान भी बेच रहे हैं। वेयर हाउसिंग भी है क्योंकि गुड्स को यहाँ पर खुद से ही मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, और इसका एक और फायदा होता है कि बीच में जो मिडल मैन है वो यहाँ पर हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ कोई मिडल मैन आपका नहीं होता जनरली। सेंट्रलाइज परचेजिंग है लेकिन डिसेंट्रलाइज सेलिंग है, मतलब कि सामान सारा का सारा जो है वो परचेज डिपार्टमेंट एक ही बारी में खरीदता है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, और उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सेल्स को सेपरेटली मेंटेन करते हैं। यानी कि खरीदा तो एक साथ जाएगा, बट हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी सेल्स अलग अलग मेंटेन करेगा, क्योंकि सामान तो अलग ही है। ठीक है, फीचर्स हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसी में से कहीं ना कहीं निकली है। तो पहली एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन हो गया, सारा का सारा सामान एक ही छत के नीचे आपको मिल रहा है, तो कन्वीनियंस है आपके लिए। अट्रैक्टिव सर्विसेज है, देखो सब कुछ मिल रहा है आपको, ट्रैवल और इंफॉर्मेशन भी है, टेलीफोन बूथ्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, और तो और यहाँ पर क्योंकि ये लोग बड़ी कंपनी है भाई, बहुत पैसा है इनके पास, तो खूब पैसा खर्च करते हैं अपने बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट में, तो सेल्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्ट बाजार वगैरह, अगर उन्हें न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट देनी है, कोई बड़ी सी सेल लगाई है उन्होंने, तो वो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज यूज करते हैं और पूरे पेज पर उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। और फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट देना कोई इकोनॉमिकल नहीं होता, उसका अच्छा खासा पैसा लगता है, तो ये एक अच्छी खासी प्रमोशन करते हैं। बट कई हद तक कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि पर्सनल अटेंशन थोड़ा सा कम है, ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी इसकी हाई रहती है, क्योंकि जब आप बड़े स्केल पे बिजनेस चला रहे हो तो कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी। जो लॉस है बेसिकली वो ज्यादा है, हाई रिस्क ऑफ लॉस है यहाँ पर, क्योंकि आप बल्क क्वांटिटी में सामान को अपने यहाँ पर स्टोर करके रख रहे हो, तो कई हद तक रिस्क तो है। और सेंट्रल लोकेशन पे आप इमरजेंसी वाली डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें इमरजेंसी में कोई सामान खरीदना है, तो हम अपने आसपास के रिटेल आउटलेट पे ही जाएंगे, जो छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं, हम डिपार्टमेंटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कई हद तक आप कह सकते हो कि जो लोकेशन है वो इनकन्वीनियंट है। ठीक है, अब बात करते हैं चेन स्टोर्स या मल्टीपल शॉप्स की। अब चेन स्टोर्स मल्टीपल शॉप्स का मतलब होता है बहुत सारी दुकानें, बट चलाने वाला बंदा डेफिनेटली एक ही है। जैसे कि हम जो गले में चेन अगर पहन रहे हैं, तो उसको बंद करने का हमारे पास पॉइंट एक ही है ना। बस कुछ इसी तरीके से आप कह सकते हो कि चेन स्टोर्स भी कुछ ऐसे ही नेटवर्क है रिटेल शॉप्स के, जिसका मालिकाना अधिकार और जिसको ऑपरेट करना सेम मैन्युफैक्चरर के हाथ में है या सेम इंटरमीडियरी के हाथ में। तो ये कुछ बहुत सारी दुकानें होती हैं जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में तो हो सकती है, बट भैया दिखती एक ही जैसी हैं, एक ही तरीके के सामान में डील कर रही हैं, और ब्रांडेड स्टैंडर्डाइज सामान है, और ब्रांडेड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। मतलब कि ऐसी दुकानें जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, दिल्ली में देख लो, मुंबई में देख लो, गुजरात में देख लो, अहमदाबाद में देख लो, सब जगह एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ये ऑपरेट अलग अलग हो रही हैं, लेकिन इनको चलाने वाला एक ही पर्सन है। ठीक है, अब इनके क्या फीचर्स होते हैं? अब इनके फीचर्स में इनकी जो कन्वीनियंट लोकेशन है, वो भी आप अगर मैं कहूँ तो ये पॉपुलर एरियाज में आती है, मतलब कि ऐसे एरिया में जहां पर पॉपुलेशन ठीक है आती जाती रहती है। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड लोकेलिटीज में होती है, क्योंकि इन्हें लोगों के घर के आसपास बेसिकली जाना है। ये नहीं चाहते कि लोगों को बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़े, आसपास में थोड़े से डिस्टेंस पे ही ये आपको मिल जाएंगी, ताकि आसानी से आप वहां से जाके सामान खरीद सके। पर प्रोक्योरमेंट यहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ भी सामान जो है वो एक ही बारी में एक ही जगह पर खरीदा जा रहा है, जो कि होता है इनका हेड ऑफिस। उसके बाद अलग अलग इनकी जो ब्रांचेस हैं, बेसिकली ब्रांचेस की फॉर्म में ऑपरेट हो रही है, वहां पर इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कॉस्ट सेविंग्स हैं, क्योंकि ये भी बल्क में खरीदते हैं सामान, और इनकी जो ऑपरेशन है वो सेंट्रलाइज है, यानी कि एक ही जगह से सब कुछ क्योंकि ऑपरेट हो रहा है, एक ही जगह पे सामान आकर खरीदा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता होगा, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में है तो सामान थोड़ा सस्ता पड़ जाता है।
बट क्योंकि अब ये लोग अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं और एक ही बंदा तो सबको नहीं देख सकता, तो हर ब्रांच का एक मैनेजर रख देते हैं जो उसका सुपरविजन करता है। तो हर एक रिटेल शॉप को एक ब्रांच मैनेजर सुपरवाइज करता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है और डेली की रिपोर्ट बताता है वो हेड ऑफिस के अंदर, कितने की सेल हुई, कितना पैसा आया, कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, ये सारी बात बताता है। अब कंट्रोल कैसा है, अभी तो बताया, सारा कंट्रोल एक ही जगह पर है और वो एक ही जगह कौन सी है, हेड ऑफिस। तो जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर हैं वो पॉलिसीज को फॉलो करती है, जो कि कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। हेड ऑफिस इस बात की इंश्योरिटी करता है कि यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ही होगा सब जगह। मतलब कि अगर एक जगह पे, एक दुकान पे अगर हमने प्राइस में चेंजेस करे हैं तो वो प्राइस चेंज हर जगह होगा। मान लो हमने अब अपने अपीयरेंस के अंदर रेड कलर को हटा के येलो कलर ऐड कर लिया है तो सभी दुकानों पर ये सेम होगा। ठीक, उसके बाद प्राइसेस इनकी फिक्स है और कैश सेल्स है। जाके कहते हो क्या डोमिनोज में कि नहीं ये वाला पिज्जा हमको 500 का नहीं 300 का दे दो, या ये जाके कहते हो कि नहीं यार 300 रुपए कल ले लेना, ऐसे तो नहीं कहते ना। कैश सेल्स है और फिक्स्ड प्राइस ही है और यूनिफॉर्म प्राइस है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं गुड्स की वो फिक्स्ड होती है, यूनिफॉर्म होती है सभी दुकानों पे और सिर्फ कैश बेसिस पर होती है। और जो सारा का सारा कलेक्शन है वो लोकल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है हेड ऑफिस के लिए और इसके बारे में उनको रिपोर्ट भी कर दी जाती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की यहाँ पे जो धोखाधड़ी है उसके चांसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो रेगुलर इंस्पेक्शन भी होता है, हेड ऑफिस कुछ इंस्पेक्टर्स को भी रखता है जो टाइम टू टाइम इनका सुपरविजन करते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है क्वालिटी ऑफ सर्विस को और जो हेड ऑफिस ने पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो किया भी जा रहा है या नहीं, इस चीज को भी देखा जाता है और उस पूरे आउटलेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है ये भी यहाँ पर चेक होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, सस्ता पड़ता है क्योंकि सेंट्रलाइज परचेज कर रहे हो, मिडल मैन नहीं है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तो आप खुद ही हो, यहाँ पे खुद ही सारा काम कर रहे हो। कैश में डील करते हो तो इसलिए पैसे डूबने के चांसेस भी नहीं है, कोई बैड डेट्स नहीं है। आप आसानी से गुड्स को एक दुकान से दूसरी दुकान पे ट्रांसफर कर सकते हो कि मान लो एक आउटलेट पे डिमांड नहीं है बट दूसरे पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है तो यहाँ से सामान उठा के दूसरे आउटलेट पे भेज सकते हो। उसके अलावा रिस्क भी, एक आउटलेट अच्छा नहीं चल रहा दूसरा अच्छा चल रहा है तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से कंपेंसेट हो जाता है। चलाने की कॉस्ट कम आती है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से सारी दुकानें चलाई जा रही हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है, लग रहा है कि 5 में से एक आउटलेट अच्छा नहीं चल रहा, बंद कर दो उसको, बाकी 4 की वर्किंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। बट डिसएडवांटेज क्या है? वैरायटी थोड़ी सी लिमिटेड है। अब सबको पता है कि हमें तो क्या है, हम तो सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे काम करते हैं, हमें तो सैलरी मिलती है, हमारा थोड़ी, हमें तो तुमने दे दी है फ्रेंचाइजी, हमें तो सिर्फ इसको चलाना है। तो कई हद तक उनका जो अपना पर्सनल एक एफर्ट होता है, जो इनिशिएटिव होता है, वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। पर्सनल टच तो डेफिनेटली भी नहीं है कि आप यहाँ पर सीधे मैन्युफैक्चरर से तो डील कर नहीं रहे, उनके एजेंट्स के साथ ही बेसिकली आप डील कर रहे हो जो उन्होंने रखे हुए हैं। और कई बार अगर डिमांड एकदम से चेंज होती है तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर में क्या डिफरेंस है फटाफट से देख लेते हैं। लोकेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटल सेंट्रल प्लेस पे है, वहीं पे मल्टीपल शॉप्स अलग अलग जगह पर हो सकती हैं। रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास डिपार्टमेंटल में ज्यादा है, एक ही छत के नीचे, बट क्योंकि ये एक ही जैसी दुकानें हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में डील करती है तो लिमिटेड रेंज है यहाँ पर। सर्विस यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड सर्विसेज देखने को मिलेंगी। प्राइसिंग यहाँ कोई सेम प्राइस नहीं क्योंकि अलग अलग सामान है, अलग अलग ब्रांड्स है, पर मल्टीपल शॉप्स पे एक ही जैसा सामान है तो फिक्स प्राइस है। जैसे कि डोमिनोज है, बाटा है, आपके पास पिज्जा हट है, तो ये सारे हमारे चेन स्टोर्स है। ठीक, क्लास ऑफ कस्टमर की बात करूं तो यहाँ जनरली हायर इनकम कस्टमर जाते हैं, बट यहाँ तो सभी लोग जा सकते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज आपको डिपार्टमेंटल देते हैं, ऐसी मल्टीपल शॉप्स नहीं देते क्योंकि ये सब कैश में डील करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ ज्यादा है क्योंकि वेराइटीज है गुड्स की, बट यहाँ कम है क्योंकि ये लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन में ही डील करते हैं। ठीक, चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं मेल ऑर्डर हाउस की। ऐसी दुकानें जो ऑनलाइन चल रही हैं विदाउट एनी पर्सनल कॉन्टेक्ट। तो रिटेल आउटलेट ऐसे आउटलेट हैं जो मेल के थ्रू चलाए जा रहे हैं, कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं है। दुकानें चल रही हैं एड के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, ब्रोशर्स के थ्रू, प्राइस लिस्ट के थ्रू, या आपने कुछ सैंपल्स दे रखे हैं उसके जरिए। ऑर्डर जो है वो पोस्ट से रिसीव किया जा रहा है, बायर अपनी स्पेसिफिकेशन बता रहा है, फिर गुड्स जो है वो पोस्टल सर्विसेज की मदद से भेजे जाते हैं। ठीक है, पेमेंट कैसे कर सकते हो? एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, वीपीपी भी कर सकते हो, यानी कि गुड्स डिलीवर होंगे जब आप पूरी पेमेंट कर दोगे, या बैंक के भी
थ्रू भी कर सकते हो कि बैंक गुड्स को रिलीज तब करेगा जब पेमेंट हो जाएगी, तो कोई बैड डेट्स नहीं होते। ठीक, किन प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है? जहां पर स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड प्रोडक्ट्स हो, आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हो, एकदम डिमांड हो ऐसे गुड्स की, लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल हो पूरे साल तक, और लिमिटेड मार्केट कंपटीशन हो, फोटोज या कैटलॉग्स के थ्रू डिस्क्राइब किए जा सकते हो। ठीक है, बट पैरिशेबल और बल्की गुड्स के लिए हम इनको प्रेफर नहीं करते। अब इनके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस एक तरीके से, तो बहुत ज्यादा बिल्डिंग, मशीनों, इन सब का खर्चा नहीं है, तो कम पैसों के साथ भी आप इसको चला सकते हो। मिडलमैन यहाँ पर भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप ओवर द इंटरनेट या ब्रोशर्स या एड्स के थ्रू आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहे हो कस्टमर्स के साथ। यहाँ भी कैश में डीलिंग्स होती हैं, तो बैड डेट्स के चांसेस नहीं है। वाइड रीच, अब मेल तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता है ना, एक फिक्स दुकान तो लिमिटेड लोगों को अपने पास बुला रही है, लेकिन एक बिजनेस जो ओवर द इंटरनेट या मेल चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं। कन्वीनियंस है कि क्योंकि सामान तो देखो आपको आपके दरवाजे पर ही मिलेगा, आपके घर तक सामान पहुंचा दिया जाता है, तो कन्वीनियंस है। बट लिमिटेशन क्या है कि लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट है, आप सामान को खरीदने से पहले उसको चेक नहीं कर पा रहे हो, जो फोटो दिख रही है उसी के हिसाब से समझ के आप सामान को मंगवा रहे हो। प्रमोशन ज्यादा लगता है, क्योंकि भाई आप जो कैटलॉग्स दे रहे हो, जो एड दे रहे हो, जो ब्रोशर्स दे रहे हो, उसको छपवाने पे, उस एड को चलाने पे आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, क्योंकि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर्स भी होते हैं, तो कैसे जाओगे, दिल्ली से क्या मुंबई जाओगे लोगों को सर्विस देने के लिए, तो आफ्टर सेल सर्विस तो नहीं मिल सकती। और सिमिलरली क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर दिन एक नया बायर है, तो वो कैसे विश्वास करेंगे। डिले हो सकती है समटाइम्स डिलीवरी, कई बार हो जाता है कि जो स्लो प्रोसेस होता है उनका ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो डिलीवरी डिले हो सकती है। और कई बार फेक भी होते हैं, कोई मिसलीडिंग एड है, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, कस्टमर को ठग रहे हैं, तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारे खत्म हो गए कौन से, फिक्स शॉप्स, लार्ज रिटेलर्स। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, हाई डिपेंडेंस ऑन द पोस्टल सर्विस, कि कई बार क्या होता है कि उस एरिया में ही आप ज्यादा इसको चला सकते हो जहां पर पोस्टल सर्विसेज है, तो बिना पोस्टल सर्विसेज के ये वाला बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक है हमारे पास, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जिसको हम कहते हैं अपना जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में थोड़ी बातें ध्यान रखनी है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में, तो आप यहाँ पर ईयर भी मेंशन कर लेना, 1 जुलाई 2017। एक मोटो के साथ कि देश एक है तो उसका टैक्स भी एक होना चाहिए, सो वन नेशन वन टैक्स। क्या एम था कि हमें यहाँ पर मार्केट्स को यूनिफाई करना है, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, यानी कि हर कोई अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब जीएसटी आया तो उसने 23 सेसेस यानी कि कुछ स्मॉल टैक्सेस और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया था, जिसमें 8 सेंट्रल और 9 स्टेट के टैक्स थे। आपका यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग और टैक्स का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल स्मूथ हो गया है। 3 तरीके से यहाँ पर आप इसको देखेंगे, एक आपका जो जीएसटी है वो स्टेट लगा रहा है, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक हम आपका सेंट्रल लगाता है, और ये दोनों होते हैं इंट्रा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा मूवमेंट का मतलब है विद इन अ स्टेट ही अगर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि दिल्ली के दिल्ली में ही अगर आप गुड्स की और सर्विसेज की मूवमेंट कर रहे हो, तो वो आपके लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी है। बट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी कि इंटर स्टेट मूवमेंट अगर हो रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी लगाया जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद कैसे लगता है, वैल्यू एडिशन पे। 10,000 की चीज 15,000 में बेची, 5,000 का वैल्यू एडिशन है, तो उस 5,000 पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर टैक्सेशन स्मूथ हो गया है। स्लैब रेट्स की बात करूं तो पहले 5, 12, 18 और 28% था, बट जब हमारे पास 22 सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 आया, तो कुछ स्लैब रेट्स चेंज हो गए हैं। 5 सेम है, 12% हट गया है, 18%, और एक नया स्लैब रेट आया है 40% का, जो लग्जरीज गुड्स पर लगाया जाता है। ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट है कि अगर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी तभी अराइज होगी अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाती है, या 10 लाख कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो ही आपकी जीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें थी जो हमने जीएसटी के बारे में पढ़ी। और इसी के साथ
चैप्टर नंबर 9 का भी हमने रिवीजन कर लिया है कंप्लीट। सो आई होप कि सारे के सारे वो जो कॉन्सेप्ट थे जो इतने सारे लेक्चर्स में पढ़े थे वो आपने आज यहाँ पर फिर से रिवाइज कर लिए होंगे, सारी चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी। अब केस स्टडी ज़रूर सॉल्व कर लेना और देखना कि अब उन केस स्टडीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।